आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इस चैप्टर के अंदर हम बात कर चुके थे फाइव किंगडम थ्योरी के बारे में। फाइव किंगडम थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी और वहाँ पे हमने मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है, पहला जगत है, उसके बारे में हमने जाना था। पंच जगत अवधारणा जो कि R.H. वेटकर द्वारा दी गई थी, इंग्लिश में इसे ही फाइव किंगडम थ्योरी बोलते हैं। तो उसके अंदर हमने पहला जगत पढ़ा था जिसका नाम है मोनेरा। उसकी अगर मैं रिवीजन के लिए बात करूं तो मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा में हमने जाना था कि मोनेरा जगत के जो जंतु हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो इनके अंदर जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं वो जो कोशिकाएं होती है वो मोनेरा जगत के जंतुओं के अंदर पाई जाती है। या फिर मैं ऐसा कहना और उचित होगा कि मोनेरा जगत के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स या जीव आते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक ही कोशिका से मिलकर वो बने होते हैं। ठीक है। अब बात की थी हमने इसके एग्जाम्पल की, तो उसके अंदर हमने देखा था बैक्टीरिया यानी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया दो टाइप के थे, जिनके पास सेल वॉल उपस्थित होती है और जिनके पास सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। इसके डीप स्टडी आप 10th क्लास में करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में नहीं पता तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर जो है हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मोनेरा हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, तो आज की वीडियो में बिना किसी देरी के हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा जो कि पंचजगत अवधारणा हमने स्टार्ट की थी, उसका दूसरा किंगडम और या दूसरा जगत है। तो सेकंड जो किंगडम है, किंगडम सेकंड हिंदी में बोलूँ तो जो जगत है वो है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, हिंदी में भी इसका यही नाम है, फिर मैं लिख देता हूँ, पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो देखा जाए तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और ये जो सेल होगी, ये एक कोशिका जो होगी, जो ऑर्गेनिजम्स ये बने होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होती है। हमने बात की मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल की, लेकिन यहाँ जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोट कोशिका वो होती है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो प्राचीनतम, सबसे न्यूनतम जो कोशिकाएं बनी थी, जिससे ऑर्गेनिजम्स की बनने की शुरुआत हुई थी। क्योंकि वो जो कोशिका है उसके पास वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता, उसके पास जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ तो उपस्थित होता है, पर वो कोशिका के अंदर बिखरा पड़ा होता है, यानी कोई फिक्स जगह उसकी नहीं है। और उसके जो कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक है, वो किसी कोशिका केंद्रक झिल्ली से जो है कवर्ड नहीं हुआ रहता। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो थोड़ी इवोल्यूशन के बाद की, यानी इसके अंदर जो है कुछ डेवलपमेंट हुए, सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए और यूकैरियोटिक सेल बनी। और यूकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन से मेरा मतलब है कि ये पूरी कोशिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ को यहाँ वहाँ फैले हुए नहीं रखता। ये कंडेंस्ड और एक ही जगह पर, जिसको हम बोलते हैं कोशिका के अंदर वो जगह होती है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर हमको DNA, RNA जो कि जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब आप अभी 9th क्लास में हैं तो ये सब चीज़ें आपको हायर स्टडीज़ में यानी 10th 11th क्लास में समझ आएगी। फिर भी आप आपके क्लास में सेल वाला जो चैप्टर है उसको मैं कवर करवा दूंगा। तो
जो भी स्टूडेंट सेल चैप्टर जो है उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर जो है अलग से वीडियो हम ला देंगे। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में हाफ ईयरली आपकी हो चुकी, तो एनुअल एग्ज़ाम में आप बेहतर करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इसके लिए जो है ये चैप्टर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका ये चैप्टर होने वाला है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको बनने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल है प्रोटिस्ट होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। हमने मोनेरा की बात कर ली थी, दूसरा जगत हम यह पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है लोकोमोशन से मेरा मतलब हिंदी में अगर मैं लिखूं तो चाल या एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि लोकोमोशन के लिए कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं और उनको अगर हम बोले तो उनको बोलते हैं सीलिया और फ्लेजिला, उनको बोला जाता है। हिंदी में इनके यही नाम है, सीलिया और फ्लेजिला। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? सीलिया जो है पैरामीशियम की, अगर आपने डायग्राम देखी होगी आपकी बुक में, जो है पैरामीशियम का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके चारों तरफ जो है, जैसे ये पैरामीशियम है, अगर पैरामीशियम की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो उसके चारों तरफ जो है ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, बालों की जैसी रोम जो होते हैं, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को सीलिया बोलते हैं। और यूग्लिना की अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आपकी बुक के अंदर, तो ये यूग्लिना है और उसके पास जो है फ्लेजिला उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो है फ्लेजिला होता है, ये यूग्लिना, इसके पास जो है केंद्रक भी उपस्थित होगा, क्योंकि ये एक कोशिका है। ठीक है, ये एक सेल है, यूग्लिना एक प्रकार की सेल है। तो मैं आपसे बात कर रहा था लोकोमोशन के लिए, तो लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम इंसान हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, हम इंसान हैं, हम भोजन के लिए हम अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पैरों से चलकर जा सकते हैं, लेकिन ये जो पैर है, ये जो लेग्स है, ये एक प्रकार के ऑर्गन है, और ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, उत्तक से बने होते हैं, और उत्तक जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हम यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हम यूकैरियोटिक कोशिका हमारे अंदर पाई जाती है और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव हम हैं। तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये जो है, अगर मैं आपको बात करूँ यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, तो इनके पास जो है किसी प्रकार के ऑर्गन्स उपस्थित नहीं है। ऑर्गन्स क्या, बल्कि वो एक सिर्फ यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है, तो उनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स वो बना लेते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की, अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जा सकें। ठीक है, जैसे अगर वो एक जगह बैठे रहेंगे, उनके पास लोकोमोशन के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, तो वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते या फिर उनको वहीं पे मरना पड़ता। तो मोनेरा जो थे, मोनेरा के अंदर जो है ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। हालांकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लेजिला वगैरह उपस्थित होते हैं, लेकिन समय के साथ उनके अंदर जो है उद्विकास हो गया है, एवोल्यूशन हो चुका है, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया। तो लोकोमोशन की हमने बात कर ली, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, वो आप लिखिए। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है उसमें हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, और सेल की टाइप हमने बात कर ली। अब जो है मैं बात करूँ आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, यानी पोषण की हम बात करें, तो प्रोटिस्ट के अंदर जो है दो प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी दो प्रकार से पोषण के प्रकार पाए जाते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो इसको हम जो है एक बार आप ये नोट कीजिए। ऊपर हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक यानी विषमपोषी क्या होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो एक बार इनको नोट कीजिए। यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से पहले, बाद में या पहले नोट कर सकते हैं कि इनके अंदर जो सेल्स होती है, उनके पास सेल वॉल जो है एब्सेंट, मतलब अनुपस्थित होती है। अगर बात करें एक्सेप्ट यूग्लिना, तो यूग्लिना जो है वो ही एकमात्र ऐसा प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटिस्टा जगत में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, जिसके पास सेल वॉल उपस्थित होती है। क्योंकि यूग्लिना जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। इसके पास इसकी जो सेल है
उसके ऊपर जो है सेल वॉल भी उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है, और प्लांट की तरह देखा जाए तो फोटो रिसेप्टर्स भी इसके पास होते हैं। उसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट इसके पास होता है, और ये उसी से जो है स्वयं का भोजन बना लेता है, क्योंकि यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक बार ये नोट अगर आपने कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है इनकी बात कर ली थी, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनकी भी हमने बात की थी। तो अब जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो है हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। इनको हम देखेंगे, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते क्या है। बात करें अगर ऑटोट्रॉफिक या समपोषी की या स्वपोषी की, तो मुझे एक बात बताइए, अपने आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, क्या वो जीवित जीव है? तो ये आपको पता होगा कि वो लिविंग्स हैं, यानी वो जीवित है, सजीव वो है जितने भी पौधे हैं। अब सजीव तो हम भी हैं, यानी इंसान हैं, और भी जो जानवर आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, जितने भी एनिमल्स आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, तो वो भी सजीव है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जो एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, डॉग्स, कैट्स, जितने भी जो एनिमल्स हमको अपने आसपास देखने को मिलते हैं, वो सब जो है किसी और पर डिपेंडेंट है, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर वो है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हम जो है अपना फूड कहाँ से, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। वो चाहे फिर बात करें, तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एनिमल्स तीन प्रकार के होते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, यानी मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। फिर वो एक अलग बात है, लेकिन हम और पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कभी आपने ये चीज़ थोड़ी ना देखी है कि कोई पौधा जो है या कोई पेड़ है वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए, अगर वो एक सजीव है तो उसको भी भोजन की जरूरत है, ठीक है, तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि उसको भी भोजन की जरूरत है। तो इसके अंदर जो है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स से मेरा मतलब है कि जितने भी हरे पौधे हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। और ग्रीन प्लांट ही क्यों आते हैं इसके अंदर? क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है उनके पास जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोफिल को हिंदी में बोला जाता है पर्णहरित, ठीक है। उसकी पत्तियां हरी होती हैं, बाकी पूरा का पूरा जो है पौधा भी हरा होता है। और ये जो क्लोरोफिल, ये जो हरित लवक है, ये उपस्थित होता है प्लास्टिड के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी हरित लवकों के अंदर ये उपस्थित होता है। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने प्लांट यानी पादप कोशिका और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं के बीच में जब आपने डिफरेंस देखा होगा, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा प्लास्टिड के बारे में, यानी हरित लवक के बारे में आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो ग्रीन प्लांट्स के पास जो है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उपस्थित होता है, और उसी के कारण जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किस फॉर्म में वो बनाते हैं? ग्लूकोज। तो इसी ग्लूकोज से जो है वो स्टार्च बनता है। तो स्टार्च आपने पढ़ा होगा, स्टार्च के रूप में जो है ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, और वो जो स्टार्च है वो बनता है पत्तियों के अंदर, ठीक है। जो लीव्स होती है ग्रीन प्लांट्स की, वहाँ पे जो है स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, और ये जो पौधे हैं वो ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हेटेरोट्रोपिक्स की, तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि क्लोरोफिल जिनके पास उपस्थित नहीं होता, यानी जो पौधे हरे नहीं हैं, ठीक है, उनके अलावा किसी अन्य रंग के जो पौधे हैं उनके पास भी क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा।
तो प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोनों ही प्रकार के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोटिस्ट है ये 3 मेनली इसके अंदर चीज़ें आती हैं। पल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे तो इसके अंदर हमने क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। प्रोटिस्ट जो है ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट वो कौन सा है, स्वपोषी जो है तो वो है एल्गी यानी शैवाल। और बात करें डायटम्स की, ये जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन जो है ये एक प्रकार का फाइलम है। लास्ट क्लास में अगर आपने प्रॉपर देखी है लास्ट क्लास तो आपको ये समझ आएगा कि फाइलम क्या चीज़ है। तो अगर आपको फाइलम के बारे में जानना है और आपने डायरेक्ट यही क्लास देखी है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट क्लास देखिए तो आपको पता चलेगा फाइलम क्या चीज़ है। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो है फाइलम एक आता है प्रोटोजोआ, और वो जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर हमको 3 ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में नाम दिए हुए हैं। एक है यूग्लिना, एक है पैरामीशियम और है अमीबा। ठीक है, हिंदी में इनके यही नाम है। तो यही सारी चीज़ें हम देख रहे थे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है अपना कंप्लीट होता है। तो आप इसको एक बार बनाइए, मतलब लिखिए, नोट कीजिए। अब जो है आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी और किस प्रकार का जो है यूग्लिना होता है, किस प्रकार का आपका। अब आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूग्लिना की स्ट्रक्चर, जिसके पास एक फ्लेजिला भी उपस्थित है। लंबी पूंछ जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लेजिला बोलते हैं। वो संरचना जो पूंछ जैसी आपको दिखाई दे रही है वो फ्लेजिला कहलाती है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है अमीबा का, तो अमीबा के बारे में मेरे ख्याल से आप काफ़ी टाइम से जानते होंगे, पहले से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, बालों जैसी संरचना, उसी को जो है सीलिया बोला जाता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट 9th क्लास का ये वीडियो देख रहा है तो आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके साइंस में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में ना रहें। मैं कहता हूँ कि जो साइंस है उसको बस आपको समझना है। ठीक है, साइंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें अपने आसपास होती हैं जो हमको दिखाई देती है, और कभी कभी कुछ चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती लेकिन वो प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस जो है वो अपने आसपास होती रहती है। जैसे कि हमारा सांस लेना, तो ठीक है हम उस चीज़ को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन साइंस जो है उसके अंदर हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी नहीं है। हमको बस वो प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस है, वो समझनी है। किस प्रकार से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंदर जाती है। ये तो हमने पढ़ा है कि जो है हम सांस के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। तो भाई मैं बताऊं आपको, हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम सारी गैसेस जो है एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, वो हम लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से वहाँ पे अपने फेफड़ों के द्वारा, अपने लंग्स के द्वारा, क्योंकि रेस्पिरेशन किया जाता है, वो किस प्रकार से उसको सेपरेट करते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट करें। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, 9th क्लास का जो भी स्टूडेंट ये देख पा रहा है, तो मैं आपसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनुअल एग्ज़ाम से पहले जो है हम अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। और उसके बाद जो है जिस प्रकार हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो खैर मैंने मॉडल पेपर आपको बताया, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे, अब हम जुड़ चुके हैं। तो मैं आपके एनुअल एग्ज़ाम तक जो है साथ रहूँगा और आप प्रिपेयर कीजिए अपने कंप्लीट साइंस का जो कोर्स है उसको प्रिपेयर कीजिए। किसी भी चैप्टर में कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें। और आप ये भी कमेंट करें कि ये जो चैप्टर है ये खत्म होने के बाद हमको कौन सा अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी आप बताएं। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।